हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि आपको जो एनटीए बेस्ड हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं इस समय पे, जो कि एनटीए के पेपर जितने भी होते हैं, चाहे वो आरओ का या जो भी पेपर हम लोगों को मिले हैं एनटीए के, कोशिश की है कि आपको प्रोवाइड करा सकें। तो उसी में देखिए, यहाँ से हमारे जो है इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, प्लस आपको हिंदी के क्वेश्चन होंगे और प्लस जीएस के 50 क्वेश्चन टोटल। हम लोग यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें कुछ इंग्लिश के होंगे, कुछ हिंदी के होंगे, प्लस जीएस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसी चीज़ को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछला दिन भी हम लोगों ने कंप्लीट किया था, आज भी हम लोग इसी चीज़ को लेके चलते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द फॉलोइंग। तो बेस्टफुल लिखा हुआ है, इसका मतलब संकोची होता है। क्या होता है इसका मतलब? संकोची होता है। ठीक है, तो उसी लिए अगर इसको देखेंगे तो शाही, शाही का मतलब शर्मीला होता है, वो भी लगभग संकोची ही होता है। अग्रेसिव, अग्रेसिव का मतलब आक्रामक होता है। गरेजियस का मतलब मिलनसार होता है और डैशिंग का मतलब जोशीला होता है। चलो 49 नंबर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आफ्टर इट रेन्ड द इम्प्रूव्ड। क्या? सीजन, क्लाइमेट, वेदर या वेदर। देखो, स्पेलिंग वेदर और वेदर की दो दो लिखी हुई हैं। तो क्योंकि जब पानी बरसा है तो मौसम सुहावना हो जाएगा या मौसम सुधरेगा। तो WEATHER ये बहुत मौसम के लिए होता है। तो यही मौसम की स्पेलिंग और ये सही बन जाएगा। चलो फिर 50 नंबर देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोव या इडियम। एन एलिफेंट इन द रूम। अब एक बात सचाओ, जो रूम होता है वो बड़ा होगा तभी रूम उसमें एलिफेंट आ पाएगा। अब जब रूम हम लोगों के जो भी होते हैं उसमें हाथी का रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी चीज़ को कह सकते हैं असुविधाजनक, या किसी स्पष्ट चीज़ को जानबूझकर अनदेखा करना, ये भी कहा जा सकता है। इसको असुविधाजनक भी कहा जा सकता है। तो उस हिसाब से देखेंगे, डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट एन ऑब्वियस प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल, इग्नोर करना, यहाँ पे ये बिल्कुल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 नंबर। चूज द करेक्ट एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। इनरवेट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? इनरवेट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है उत्साहित। ठीक, क्या लिखा हुआ है? उत्साहित। अगर फिर हम लोग इसको देखेंगे, इसका एंटोनियम बताना था ना। हाँ, विपरीत। तो एक अगर आपको उत्साहित करेगा तो दूसरा क्या करेगा? नीचे गिरा है, हतोत्साहित भी करेगा। तो हतोत्साहित को डिस्करेज कहते हैं। ठीक, डिस्करेज, हतोत्साहित करना। फिर चार्ज, चार्ज का मतलब शुल्क होता है। और डैम्पन का मतलब गीला होता है। और वियर आउट का मतलब होता है थकना। ये अलग अलग नहीं होता है, ये पूरी एक ही स्पेलिंग होती है। ठीक, इसका मतलब होता है थकना। Choose the appropriate active passive form of the sentence given below. We had to stop all other work to complete our assignment. All other work stopped to complete assignment. All other work had stopped by us to complete our assignment. All other work had to be stopped. All other work had to be stopped by us to complete our assignment. All work, तो चौथा तो बेकार ही है। चलो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल अदर वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड बाय अस टू कंप्लीट और असाइनमेंट। आपको पता है जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑल अदर वर्क्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, तो ऑल अदर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो गया। ठीक, फिर हैड, क्योंकि वहाँ पे क्या था? हैड ही था, यहाँ पे भी हैड रहेगा। वहाँ पे जब हैड है तो हमारा यहाँ पे बी लग जाएगा। तो हैड टू बी स्टॉप्ड बाय अस टू कंप्लीट आवर असाइनमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 53 नंबर। पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द इनकरेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि यहाँ पे एक एरर होगा, वो हमको बताना है कि ढूंढना है एरर क्या लिखा हुआ है। मैन हु हैव राइजन बाय देयर ओन एक्सर्शंस आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। मैन हु हैव, क्योंकि MEN है तो हैव तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और हैव लगा हुआ है तो राइजन भी सही लिखा हुआ है। बाय देयर ओन एक्सर्शंस आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, कोई गलती है ही नहीं इसमें, बिल्कुल चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि नो एरर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे।
व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स? चलो फॉलोइंग वर्ड, हार्बिंगर लिखा हुआ है, हार्बिंगर। तो हार्बिंगर का मतलब क्या होता है? ये होता है अग्रदूत। ठीक है, क्या होता है? अग्रदूत। इसका हमें क्या बताना था? सिनोनियम बताना था। अच्छा, तो अग्रदूत का, तो फोर रनर, ये भी अग्रदूत हो जाएगा लगभग, जैसे फोर रनर का मतलब पूर्वज होता है। ठीक, पूर्वज, तो वही अग्रदूत जो हमसे आगे आए वो अग्रदूत, वही पूर्वज भी होते हैं। ठीक, फिर आर्टोसियस, इसका नरसंहार नरशंस होता है, नरशंस। ठीक, और फ्री का मतलब स्वतंत्र होता है, अंडरस्टैंड का मतलब समझना होता है। 55 नंबर, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ sanguine in the following sentence? The Democrats remained sanguine about their chance at the polk. तो यहाँ पे जो sanguine लिखा हुआ है इसकी हमको मीनिंग बताना है कि क्या होता है। तो इसका मतलब होता है आशावादी। ठीक है, सैंग्विन का मतलब आशावादी होता है। अब इसका हमको क्या बताना था? करेक्ट मीनिंग बताना था। तो आशावादी ऑप्टिमिस्ट होता है, आशावादी का मतलब ऑप्टिमिस्ट होता है। चलो फिर आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड प्योसिटी? तो प्योसिटी का हमको अपोजिट बताना है। तो पहले तो प्योसिटी का मतलब पता होना चाहिए था। इसका मतलब होता है लैक या कमी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कमी कहते हैं। तो प्योसिटी का मतलब कमी हो जाता है। ठीक, फिर अगर कमी होगी तो इसका मतलब हमारे पास जो अधिकता होगी उसका अपोजिट यानी कि होगा, तो अप्यूलेंस का मतलब अधिकता होता है। क्या होता है? अधिकता होता है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। 57 नंबर, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय द यूजिंग करेक्ट ऑप्शन विद इन मोमेंट ऑफ स्कोरिंग द विनिंग गोल सी वाज फैंस। तो क्या हो जाएगा? विद इन मोमेंट्स ऑफ द स्कोरिंग द विनिंग गोल सी वाज फैंस। देखो, विद इन मोमेंट्स ऑफ स्कोरिंग द विनिंग गोल, उसने जो विनिंग गोल था मारा, तो वो क्या हो गई? फैंस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया, तो वो क्या हो जाएगी? चारों तरफ से घिर गई, तो सराउंडेड विद हो जाएगा। किसकी? क्यों? क्योंकि वो फैंस से घिरी थी, तो सराउंडेड विद। लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? किसमें? लुटिया में। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि जो लुटिया शब्द है इसमें लुट होता है, और इया और जोड़ देंगे तो लुटिया बन जाएगा। ये प्रत्यय में तो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। 49 नंबर, राह खर्च। राह खर्च में समास, तो राह खर्च मतलब रास्ते के लिए खर्च हो जाएगा, और जैसे ही के लिए शब्द आ जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। 60 नंबर, क्या लिखा हुआ है? कार्यक्रम के संयोजक ने कार्यक्रम को पूरी तन्मयता के साथ संयोजित किया था। तो रेखांकित शब्द में जो है लिंग को बदलना है, तो इसको संयोजक होगा, तो उसका हमको लिंग यानी कि उसको पुल्लिंग था तो स्त्रीलिंग में बदलना है। ठीक, तो स्त्रीलिंग के लिए संयोजक का संयोजिका हो जाएगा, तो ये दूसरे ऑप्शन में दिखाई दे जाएगा। ठीक है, चलिए 61 नंबर, क्या लिखा हुआ है? गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है। क्या लिखा हुआ है? गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है। और जो रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक है, कारक कौन सा हो जाएगा? तो शिष्य को ज्ञान देते हैं, गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है। तो क्या क्या दे रखे हैं? अच्छा, कर्म कारक, संप्रदान कारक, कर्ण कारक, संबंध कारक। देखो इसमें बहुत सा बच्चा तो खैर कर्म कारक की तरफ चला जाएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को नहीं, यहाँ पे तो जो है संप्रदान कारक होना चाहिए, क्योंकि कर्ता जिसके लिए जब कोई कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कभी कुछ देता है उसे व्यक्त करने के रूप में जिसे हम लिखते हैं वो संप्रदान कारक हो जाता है। तो इसकी जो विभक्ति होती है वो को भी होती है, को दिखाती है। तो यहाँ पे गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया तो देना हो रहा है, तो इसका मतलब संप्रदान कारक हो जाएगा। 62 नंबर, दुकान पकवान सही शब्द के युग्म को प्रयोग करते, तो ऊंची दुकान फीका पकवान। ये लीजिए भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा 62 नंबर में, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा।
63 नंबर, स्व प्लस इच्छा का जो संधि विच्छेद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्वेच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वेच्छा हो जाएगा। डबल ई की मात्रा मत लगा देना वरना वो नाम बन जाएगा। ठीक है, रचयिता का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, रचयिता का स्त्रीलिंग रूप जो हो जाता है रचयिता, तो रचयिता तो जो पुरुष होता है उसके लिए कहा जाता है, जो स्त्री हो जाएगी तो रचयिता का रचयित्री, जैसे कवि कवित्री। शब्दों के विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन करना। तत्सम मतलब संस्कृत शब्द हो जाएगा, तत्सम संस्कृत शब्द का चयन करना है। सांवला, भंवरा, रेलगाड़ी और क्षीर। क्षीर जो होता है, जो क्षीर होता है ये हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। बाकी सांवला और भंवरा ये जो तद्भव शब्द हैं इनके तत्सम शब्द सांवला का श्यामल हो जाता है और भंवरा का भ्रमर हो जाता है। रेलगाड़ी ये संकर शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो इंग्लिश शब्द और एक गाड़ी हिंदी शब्द। 66 नंबर देखो क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है, बीती विभावरी जागरी पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास, मानवीकरण, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। बीती विभारी जागसी जागरी, इसमें तो आपका रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है, इसमें रूपक अलंकार हो जाता है। देखो जब भी जहाँ पर भी जो गुण की जो अत्यंत समानता होती है उसके कारण अगर उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि जो उपमेय होता है उसी को उपमान की अभिन्नता दर्शा दी जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। जो रूपक अलंकार है वो अर्थालंकार में से एक है, उसी का एक पार्ट है। ठीक है, इसमें उपमान और उपमेय में कोई भी अंतर नहीं दिखाया जाता है या दिखाई भी नहीं पड़ता है, तो इसीलिए बीती विभावरी जागरी इसमें उपमा अलंकार होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दे रखा था, इसीलिए आयोग ने इस चीज़ को क्वेश्चन को हटा दिया था या सबको नंबर दे दिया था, ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन ऐसा कुछ किया था। मतलब इस क्वेश्चन को गलत था। आपके साथ उचित न्याय होगा, इस वाक्य को शुद्ध करना, आपके साथ न्याय किया जाएगा, तुम्हारे साथ समुचित न्याय होगा, तुम्हारे लिए पूरा न्याय किया जाएगा, आपके साथ न्याय होगा नहीं, तो फिर पहला ही ऑप्शन सही है, आपके साथ न्याय किया जाएगा। बिहू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। देखो लोक नृत्य वगैरह ये आपसे बहुत पूछे जाते हैं, खासकर एनटीए के एग्जाम में ये जरूर पूछते हैं, तो इसलिए हम लोग जब अभी स्टैटिक जीके का जो पार्ट कराएंगे तो उसमें आपको करा देंगे। हाँ, बाकी एक चीज़ और, अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स चाहिए हो तो ज़रूर बता देना, क्योंकि करंट अफेयर्स भी इस समय पर बहुत ज़रूरी है आपके इसके एग्जाम के लिए। खैर, बिहू असम की बहू होती है तो असम की बहू लग गई। चलो भाई 69 नंबर देखो क्या हो जाएगा, लोकप्रिय भरतनाट्यम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। देखिए एक और नृत्य से संबंधित हमारा आ गया है, तो केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो तमिलनाडु का तो ये हो जाएगा, ठीक है, केरल कथकली हो जाएगा, और मणिपुर, तमिलनाडु तो बता ही चुके थे। हाँ फिर चलो ठीक है, देखो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, और सत्रिया जो है वो असम का है, और कथक उत्तर प्रदेश का है। ये मैं चिंता ना करो, आपको मैं इसका एक पूरा पार्ट, एक पूरा वीडियो बना के डाल दूंगा, जिससे आप लोग एक बार में एक जगह पे सारी चीज़ें देख लें और उससे गलती ना करें। चलो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में बेलूर में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल सोहन सिंह भकना जो थे उन्होंने की थी। फिर होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक एंड एनी बेसेंट ने की थी, और खुदाई खिदमतगार जो है 1930 में खान अब्दुल गफ्फार ने किया था। चलो 71, विश्वव्यापी बैंक से आप क्या समझते हैं। विश्वव्यापी बैंक से एक ऐसा बैंक जो कई देशों से में कार्यरत है, एक बैंक जो समाज के सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाएं दे रहा है, एक बैंक जो विश्वविद्यालयों को सेवाएं देता है, एक बैंक जो व्यापक स्तर पर बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं देता है। हाँ बिल्कुल यही कहलाएगा। फिर विश्व बैंक का मतलब ये थोड़ी ना कि पूरे विश्व को, ऐसी कोई बैंक ही नहीं है जो पूरे विश्व को रुपया प्रोवाइड करा दे, कोई ना कोई अड़ंगा जरूर लगा देते हैं वहाँ पे। खैर, मुंबई स्थित मुख्यालय के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, ये आपको पता है। कब, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र सरकार के लिए राजस्व का स्रोत नहीं है। स्टाम्प पंजीकरण कर
और माल पर कर यानी कि टैक्स ऑफ कमोडिटीज़, कस्टम पर शुल्क बिल्कुल, आय पर कर राजस्व। तो यहाँ पे ये तो 3 दे ही रखे थे। एक पहला वाला जो है ये केंद्र सरकार के लिए राजस्व का श्रेय नहीं होता, ये राज्य सरकार के द्वारा किसी प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री पर लगाया जाने वाला कर होता है, और इसका जो मिलता है वो राज्य सरकार रखती है। चलो 73 नंबर, 74 नंबर देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय श्रेणी का भाग किससे संबंधित है? देखो, जो पहला, दूसरा, तीसरा इस तरीके से चलते हैं। तो जो तीसरा वाला भाग उसने पूछा है तो ये ट्रांसपोर्ट का होता है। किसका होता है? ट्रांसपोर्ट का होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो तीसरा पार्ट है वो परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट होता है। कृषि प्राथमिक श्रेणी में आता है। उद्योग और बिजली जो है वो द्वितीयक में आती है, और तृतीयक में तो सेवा आती है। ठीक है, तृतीयक में सेवा आती है। सेवा जैसे आपकी नौकरी, वो सेवा में आती है। 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होगा तो डायरेक्ट होगा। सेल्स, जब हम लोग कोई चीज़ खरीदते बेचते हैं तो वो तो हमें चोरी छुपे, जैसे हमने 5 रुपए की भी चीज़ खरीदी उस पर भी हम टैक्स दे रहे हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। गिफ्ट टैक्स, उपहार टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल गिफ्ट टैक्स जो है ये आपका डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने अगर गिफ्ट दिया तो उसके ऊपर टैक्स आपको डायरेक्ट देना पड़ता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ एक्साइज ड्यूटी, वो भी हमें डायरेक्ट नहीं, कस्टम ड्यूटी दोनों, ये हमें ऐसे नहीं देनी पड़ती। निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? अच्छा, तमिल, कोंकणी, तेलुगु और कन्नड़। तो यहाँ पे शास्त्रीय भाषा की बात करेंगे तो कोंकणी जो है ये आपकी शास्त्रीय भाषा नहीं है। तमिल, तेलुगु और कन्नड़ ये शास्त्रीय भाषा का इनको दर्जा प्राप्त है, और कोंकणी जो है वो शास्त्रीय भाषा का इसको दर्जा नहीं। 6 भाषाएं हैं, अर्थात कह सकते हैं कि जैसे हाँ, तमिल 2004 में, संस्कृत 5 में, कन्नड़ 8 में, तेलुगु 8 में, मलयालम 13 में और उड़िया 14 में, इनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। चलो 77 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के किस उद्योग को अधिकतम रोजगार सृजन का श्रेय दिया जाता है? सबसे ज़्यादा अधिकतम रोजगार हमको कौन सा मतलब देता है? तो कपड़ा उद्योग है, टेक्सटाइल उद्योग सबसे ज़्यादा ये जो है हमको रोजगार देता है। ठीक, कपड़ा उद्योग में देश के लगभग 35 लाख से अधिक लोग जो है सीधे रोजगार प्राप्त करते हैं। चलो 78 नंबर, भारत के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और उसका कार्यकाल का निर्णय कौन लेता है? तो जो उसकी नियुक्ति होती है वो भी राष्ट्रपति करता है, उसके कार्यकाल का निर्णय वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। चलो 79, कब और किस पुस्तक में भारत का राष्ट्रगान प्रकाशित हुआ था? किस पुस्तक में? जनवरी 1910 बंगाल गैजेट में, और 1911 आर्यावर्त पत्रिका में, जनवरी 1912 तत्वबोधिनी पत्रिका में, और मार्च 1910 अभिव्यक्ति में। तत्वबोधिनी पत्रिका थी, इसमें ये 1912 में, जनवरी 1912 में प्रकाशित हुआ था। चलो 80 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग, इंग्लिश में छोड़ो, भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित में से कौन एक अनिवार्य शर्त नहीं है? उसे 35 साल का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, अनपढ़ भी हो सकते हैं यार। आपको शिक्षित होने का, नेता बनने के लिए ये तो सबसे बड़ी है कि आप अनपढ़ हो तो आप अच्छे नेता होंगे। खैर, वो प्रथम पुरुष होता है, उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये भारत के संविधान में होना चाहिए, लेकिन नहीं है। खैर छोड़ो। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अपने नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग अपने नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करता है? नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो ओनली एक फिर नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा, जो कि भाग 4 में दे रखे हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। 82, तेलंगाना राज्य कब गठित हुआ? अभी रिसेंटली, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2014 में जैसे ही सरकार बनी थी, तो 2 जून 2014 को, मैंने 2 जून 2015 लगा दिया, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हो गया था। मतलब अब तो 10 साल हो गए हैं इसको। चलो फिर 83 नंबर, विद यू ऑल द वे
हर तरह से आपके साथ। किस बैंक का ये प्रचार है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। खैर, विद यू ऑल द वे, ये जिस भी बैंक का है वो जब भी आप कभी जाते हैं काम नहीं करते हैं ये लोग। बस उनका एक ही होता है कि अभी मीटिंग चल रही है, सॉरी अभी लंच चल रहा है, या अभी ऐसा है, अभी सर्वर नहीं है। इनके बस काम ना करने के बहाने हैं। तो किसका है? भारतीय स्टेट बैंक। हर तरह से आपके साथ ये भारतीय स्टेट बैंक का है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग से परे संबंध। HDFC बैंक, हम आपकी दुनिया को समझते हैं, बिल्कुल ये समझते हैं, इनका काम भी अच्छा होता है, इनका सब कुछ अच्छा लगता है। इंडियन बैंक, आपका अपना बैंक। ये लोग बहुत अच्छे से, मतलब आप जाइए कभी इनकी बैंक में, बहुत अच्छे से आपसे व्यवहार करेंगे, काम भी आपका सुनेंगे। स्टेट बैंक में जाइए या किसी भी गवर्नमेंट बैंक में आप चले जाइए, सबके अरे ये नहीं हो पाएगा। आप किसी से वहाँ पे काम करने को कह दीजिए तो ऐसा लगता है जैसे मैंने उनको कुछ खाने को मांग लिया हो। 84 नंबर, भारत में 10 रुपए के करेंसी के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए को छोड़कर बाकी सबके ऊपर गवर्नर के होते हैं। ठीक है, किसके? वित्त सचिव जो होता है उसके, तो 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव के रुपए मतलब होते हैं। बाकी आपके गवर्नर, भारतीय स्टेट बैंक नहीं, सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर होता है उसके साइन होते हैं। 2 रुपए से लेके 2000 तक के जो नोट छपते हैं सभी पे गवर्नर का साइन। 85, हॉर्नबिल पर्वे जो प्रतिवर्ष दिसंबर माह में आता है, पर्वे नहीं, हॉर्नबिल जो महोत्सव है, फेस्टिवल है, ये दिसंबर माह में आता है। और किस देश में आयोजित किया जाता है? तो हॉर्नबिल जो है वो नागालैंड का त्यौहार है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। ये नागालैंड का जो हॉर्नबिल है बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। कभी करंट में पूछ दिया जाता है तो कभी ऐसे। चलो, पेरिस्कोप का उपयोग क्या देखने के लिए होता है? ऑब्जेक्ट एवं सी, एक समुद्र सतह से ऊपर की वस्तुएं, समुद्र के नीचे की वस्तुएं, अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुएं और तीव्र। तो देखो, जो पेरिस्कोप होता है वो समुद्र सतह से ऊपर की जो वस्तुएं, जो पनडुब्बी वाले लोग होते हैं वो इसी का इस्तेमाल करके समुद्र की सतह के ऊपर का देख लेते हैं। चलो, काला आजार किसके कारण होता है? काला आजार, जो काला आजार है वो किसके कारण से होता है? पैरामीशियम, अमीबा, प्लाज्मोडियम और लिशमानिया। तो ये लिशमानिया की वजह से होता है। 88, आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? आहार नली का, अच्छा सबसे लंबा, तो इसोफेगस लिखा हुआ, अमाशय लिखा हुआ, छोटी आंत और बड़ी आंत। यहाँ पे आपको इतने ऑप्शंस दे रखे हैं, तो अगर सबसे लंबे की बात करेंगे तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा हुआ होता है, ठीक, ये सबसे लंबी होती नाम में स्मॉल है लेकिन सबसे लंबी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन ये चौड़ी बहुत होती है, ठीक, ये चौड़ी होती है लेकिन लंबाई में छोटी होती है। आज यही क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा था तो बच्चों के साथ में, मतलब बच्चे लोग कन्फ्यूज हो गए थे आपस में। किसी ने कह दिया कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है तो एक लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है, तो वही चीज़ पे बहस हो रही थी। तो 2 बच्चों में कि तो बताया गया था, तभी मैंने इन चीज़ों को बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लॉन्ग इंटेस्टाइन दोनों एक जैसी होती हैं, क्योंकि छोटी वाली बहुत लंबी होती है और लार्ज वाली उसकी मोटाई ज़्यादा होती है, उसमें स्टोर होने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसको लार्ज कहा जाता है। ठीक, लार्ज का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, लंबा नहीं होता है। चलो फिर अगला, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। अभिक्रियाशील की बात करेंगे तो सबसे अभिक्रियाशील पोटेशियम होती है। ठीक, अगर इनको अवरोही क्रम में लगाएंगे, मतलब घटते हुए क्रम में, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये जो है आपको इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसको कहा जाता है, ठीक, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं वो ये पूछा जा रहा है। CaSO4 2H2O ये शामिल होता है। ठीक, इसको देखते हैं ये किस में हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। जो जिप्सम होता है उसका फार्मूला ही ये होता है CaSO4 2H2O। ठीक है, इसको 373 केल्विन पर गर्म करने पर ये जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम जो सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है उसमें बदल जाता है, यानी कि ये किस में बदल जाता है? हेमीहाइड्रेट, तो CaSO4 हाफ H2O बन जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान लगभग 10 होता है? किसका पीएच मान लगभग 10 होता है? तो 10 का मतलब 7 से ऊपर होगा तो जो है क्या खट्टा होना चाहिए,
अम्लीय क्षारीय होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए, सॉरी अम्लीय नहीं क्षारीय होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान लगभग 10 होता है? जठर रस, रक्त, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ये अम्लत्व नाशक होता है, इसका जो पीएच होता है वो 10 होता है और ये प्रकृति में क्षारीय होता है। इसका एक दूसरा नाम भी होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg ब्रैकेट के अंदर OH और ब्रैकेट के बाहर 2। 92 नंबर, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड यानी कि सफेद, सिल्वर क्लोराइड सफेद से धुमेला ग्रे में बदल जाता है, यह क्या बनने से होता है? सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड जो है वो सफेद होता है लेकिन वो ग्रे में बदल जाता है, यह क्या बनने से होता है? क्या बन जाता है जिसकी वजह से ऐसा होता है? 2AgCl जो है वो 2Ag + Cl में कब कन्वर्ट होता है? जब सूर्य का प्रकाश इसमें लग जाता है। तो सिल्वर धातु की वजह से ऐसा होता है। चलो भाई 93 नंबर देखो, एलपीजी कंटेंस, एलपीजी में क्या होता है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या एक्सटेन। तो एलपीजी जो होता है उसमें ब्यूटेन होता है, इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, ठीक, द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं इसको, और इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का जो है मिश्रण होता है, ठीक, किसका किसका? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है और ये उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडर में भरा जाता है और ये अत्यधिक ज्वलनशील होता है, इसीलिए जब भी कभी सिलेंडर से गैस लीक हो जाती है तो कोशिश कीजिए कि आप ऊंचाई पे बैठ जाएं। अगर नीचे वो आग लगती है तो सबसे पहले नीचे आग पकड़ेगी, ऊपर नहीं, क्योंकि ये गैस के रूप में जरूर होता है ये, लेकिन लिक्विड में होता है, इसलिए ये ज़मीन पे फैल जाता है। अगर आप इसको कभी फैला के देखिएगा तो ज़मीन, आप अगर गैस निकलती है, कभी याद रखना अगर गैस निकलेगी तो हमेशा ध्यान रखना आपके पैरों में ठंडा ठंडा महसूस होगा। खैर, प्रदूषक के कुछ विश्वसनीय संकेतक कौन से होते हैं? प्रदूषक के कौन कौन से विश्वसनीय संकेतक होते हैं? फिर फर्न और साइकस, शैवाल और लिवरवर्ट, लाइकेन और मॉस या नीम वृक्ष और आइकार्निया। तो जो लाइकेन और मॉसेस होते हैं, मॉस, ये जो है आपके विश्वसनीय संकेत देते हैं प्रदूषण के। 95, कोलेस्ट्रॉल से जमा होने के कारण धमनियों में कठोरता होने को क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रॉल से जमा होने के कारण धमनियों में कठोरता होने को क्या कहा जाता है? स्टेनोसिस, रिनिटिस, आर्ट्रियोक्लेरोसिस और थ्रोम्बोसिस। तो जो आर्ट्रियोक्लेरोसिस होता है ये, इसको यही कहा जाता है। प्रतिकाय एंटीबॉडी कहाँ बनती है? जो हमारी एंटीबॉडी होती है शरीर में, ये कहाँ पे बनती है, ये पूछा जा रहा है। तो जितनी भी हमारी एंटीबॉडीज होती है वो लिम्फोसाइट्स में बनती हैं। कहाँ पे? लिम्फोसाइट्स में। लिम्फोसाइट्स शरीर के मौजूदा जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं वो मानव शरीर में प्रवेश करने वाले जो संक्रमण और जो अन्य वायरस होते हैं उनसे लड़ने में इसको मदद करती है। लिम्फोसाइट जो होती है वो 3 तरीके की होती है, टी सेल्स, बी सेल्स और जो NK सेल्स होती हैं उस तरीके के रूप में होती है। चलो 97 नंबर, आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच संयोजी कड़ी है? जो आर्कियोप्टेरिक्स किनके बीच संयोजी कड़ी है? तो ये जो रेप्टाइल्स होते हैं और बर्ड्स यानी कि सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी है। 98 नंबर, वायुमंडल में CO2 लगभग कितने प्रतिशत है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहा हूँ, ये लगभग 0.3% है, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78% है, नाइट्रोजन 78%। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन 21%। अरे यार कभी कभार इतना गंदा लिख जाता है, 24 लग रहा है, ठीक है 21%। और आर्गन इक्वल टू 0.93%। फिर CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 0.03 होता है और मैंने कितना लगाया है? 0.3। अरे ये तो गलत लगा दिया यार फिर मैंने। और बाकी जो अन्य होती हैं वो 0.0% होती हैं,
ठीक। तो यहाँ पे ये गलत हमारा लोगों का क्या हो जाएगा, गलत हमारा लोगों का ये हो जाएगा, यानी कि 0.03 होता है। चलो 99। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हमारा जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है। कितना होता है? 4 कक्षीय होता है। चलो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बॉक्साइट किसका कच्चा धातु है? जो बॉक्साइट है किसका कच्चा धातु है? तो लौह, जिंक, एल्युमिनियम या सिल्वर। तो ये दोस्तों एल्युमिनियम का जो है कच्चा धातु होता है, जबकि लोहे का जो है वो मैग्नेटाइट, तांबे का चाल्कोपाइराइट और सिल्वर का जो अर्जेंटाइट जो होता है ये कच्चा धातु कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक रहेगी। बाकी आपको ये पीडीएफ्स हमारे टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने अभी तक ना ज्वाइन किया हो वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारी पीडीएफ आपको वहीं देखने को मिलेंगी। और ये पीडीएफ मैं इसलिए कहता हूँ कि वहाँ मिल जाएंगी क्योंकि आप इनको बाद में रिवीजन करें तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेंगे, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।